नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त का जन्मदिन सोमवार को डुंगला में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में भी मरीजों को फल वितरित किए गए एवं जिले में अन्य कई स्थानों पर भी सहकारिता मंत्री का जन्मदिन मनाया गया। डुंगला में आयोजित कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या के साथ ही अन्य कई कार्यकर्ता उन्हें बधाई देने के लिए डुंगला पहुंचे। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त का जन्मदिन सोमवार को डुंगला एवं बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाया गया। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या, पूर्व सभापति सुशील शर्मा समेत चित्तौड़गढ़ से अन्य कई कार्यकर्ता भी डुंगला पहुंचे एवं सहकारिता मंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दी। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा श्री सांवलिया चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी तरह जिले में अन्य स्थानों पर भी गौतम दत्त का जन्मदिन मनाया गया। कभी कभी क्षणिक आवेश इतना बड़ा कारण बन जाता है जिसके बारे में कल्पना तक नहीं की जा सकती है, लेकिन यह सब कुछ क्षणिक होता है और क्षणिक में सब कुछ हो जाता है। ऐसी एक घटना जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में हुई, जहां किसी बात को लेकर आपस में दो रिश्तेदारों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद लाठी भाटा जंग हुई और उसके बाद एक जने की मौत हो गई। इस घटना के बाद हमला करने वाला अभियुक्त फरार हो गया, जो कि मृतक का रिश्तेदार बताया जाता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कभी कभी क्षणिक आवेश किसी व्यक्ति की जान भी ले लेता है। ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ जिले के पारसौली थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति के साथ हुआ, जिसके मौसेरे भाई ने आवेश में आकर इस कदर उसकी पिटाई कर दी कि उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अभियुक्त फरार हो गया, जबकि इस घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जिसकी हत्या की गई उसका नाम मांगी लाल बेरवा बताया जाता है और फरार का नाम राजू बेरवा बताया जाता है। जौहर स्मृति संस्थान कार्यकारिणी की बैठक गांधीनगर स्थित जौहर भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में संस्थान के अध्यक्ष विजयपुर सिंह राव एवं अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में जानकारी दी गई कि आगामी जौहर मेला 25 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में गत दिनों आयोजित जौहर मेले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई एवं कहा गया कि पर्यटन विभाग इस जौहर मेले के लिए जो राशि देता है वह काफी कम है, जबकि इस जौहर मेले पर काफी अधिक खर्चा होता है। बैठक में बताया गया कि आगामी वर्ष आयोजित होने वाले जौहर मेले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य समेत अन्य कई जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। पेंशन समाज का जिला स्तरीय अधिवेशन आगामी 23 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट के पीछे स्थित पेंशनर्स समाज के भवन में आयोजित किया जाएगा। पेंशन समाज के जिलाध्यक्ष एलन दशोरा ने बताया कि इस अधिवेशन में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स का सम्मान भी किया जाएगा एवं अन्य कई मुद्दों पर विचार विमर्श करने के साथ ही खास तौर पर RGHS योजना में जो नया नियम लागू किया गया है उसको लेकर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाएगा। दरअसल इस नई योजना के तहत जिन पेंशनर्स को सरकारी स्तर पर निःशुल्क दवाएं मिलती है, उन्हें अब चिकित्सालय स्वयं जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो 75-80 साल से अधिक पेंशनर्स है उन्हें परेशानियों उठानी पड़ रही है, जबकि पहले उनके परिवार के सदस्य चिकित्सालय जाकर डॉक्टर से दवाइयां लिखवाकर ले आते थे। महावीर इंटरनेशनल का 35वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल के कई पदाधिकारियों को उनके कार्य समर्पण सम्मान
आदि के लिए सम्मानित किया गया। महावीर इंटरनेशनल नेत्र चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ परिसर में आयोजित समारोह में महावीर इंटरनेशनल चित्तौड़गढ़ ने अपना 35वां स्थापना दिवस एवं महावीर इंटरनेशनल एपेक्स का स्वर्ण जयंती महोत्सव विभिन्न कार्यक्रम के साथ मनाया। इस अवसर पर केंद्र अध्यक्ष अभय संजेती ने अपने स्वागत उद्बोधन में विगत 35 वर्षों में संस्था की सेवा यात्रा, कठिनाइयां एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रोग्राम के अंदर एक्चुअली हमारे को भी कोई एक ही दिन मिलता है परिवार के लिए, बट मैं जनरली संडे को प्रेफर नहीं करता हूँ और नहीं जाता हूँ कहीं भी, लेकिन अब आपका आदेश था तो मुझे आना पड़ा। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विशिष्ट अतिथि के रूप में वंडर सीमेंट के यूनिट हेड नितिन जैन ने संस्था की गतिविधियों की सराहना करते हुए मानव सेवा के रूप में वंडर सीमेंट के योगदान की विस्तृत जानकारी दी एवं भविष्य में हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वंडर सीमेंट केवल घरों को ही नहीं जोड़ता वरन दिलों को भी जोड़ने का प्रयास करता है। मुख्य अतिथि महावीर इंटरनेशनल एपेक्स के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन ने संस्था की स्वर्ण जयंती महोत्सव को मील का पत्थर बताया एवं अगले 25 वर्षों में सेवा प्रकल्पों के रोड मैप को लेकर सदस्यों से चर्चा की। समारोह का संचालन प्रोफेसर CM राका ने किया एवं उन्होंने भी महावीर इंटरनेशनल के विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डाला। सभा में संस्थापक सदस्यों का सम्मान किया गया एवं 35 वर्षों के समर्पण का सम्मान पगड़ी पहनाकर एवं उन्हें लाइफ मेंबरशिप देते हुए किया गया। संस्था के समस्त पूर्व अध्यक्षों, सचिवों, फेलोशिप मेंबर, हेल्थ केयर ट्रस्टी एवं विभिन्न सेवा प्रकोष्ठ में लगे प्रभारियों एवं अन्य संस्थाओं का भी अभिनंदन किया गया। सभी सदस्यों का मंच द्वारा संस्था का उपन्यास पढ़ाकर एवं मान पत्र भेंट कर स्वागत किया गया। भीमगढ़ कैद द्वारा सर्दी के बचाव के लिए 200 कंबल देने की घोषणा की गई एवं बताया गया कि इन्हें जरूरतमंदों को वितरित किया जाएगा। संस्था में कई नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई एवं विभिन्न कार्यों के लिए कई जनों का इस अवसर पर सम्मान भी किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। प्रिया ले लो। रहे हैं डॉक्टर RL मारू, आप सेक्रेटरी भी रहे हैं, MIFP हैं डॉक्टर RL मारू। चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी ने लोकसभा में चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित एक और जो प्रवेश द्वार है जिसको लेकर कई बार खोलने की बात तो उठी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसको लेकर उन्होंने मांग की कि जो इसका एक और दरवाजा है जो कि सूरत पोल की ओर खुलता है उसे खोला जाना चाहिए, क्योंकि दुर्ग आने जाने के लिए एक ही मार्ग है जो कि पाटन पोल से होकर गुजरता है एवं इस कारण कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। विशेष तौर पर हरियाली अमावस्या, जोहर मेला, नवरात्रि के दौरान जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उस दौरान काफी परेशानियां पर्यटकों एवं भक्तों को उठानी पड़ती है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, तुम बोलो। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया है। चित्तौड़गढ़ किला एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट किला है। उस किले पर माने वहाँ का एक गौरवशाली इतिहास, मीरा, पन्ना, पद्मावती और महाराणा प्रताप का गौरवशाली इतिहास जुड़ा है। मैं माननीय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीरा जी के 525वें वर्ष पर एक ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर बड़े कार्यक्रम किए हैं, तो क्या चित्तौड़गढ़ में भी मीरा जी के नाम पर बड़ा स्मारक बनेगा? और चित्तौड़ के दुर्ग पर एक वैकल्पिक मार्ग की जो लंबे समय से मांग है, क्या उस पर सरकार विचार कर रही है? माननीय मंत्री जी, शॉर्ट में चलने दो, आज 20 पूरे करने दो आज। माननीय अध्यक्ष महोदय,
बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा है। भक्त शिरोमणि मीराबाई का 525वां जन्म जयंती वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने आयोजित किया है और मीराबाई के जीवन से जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण स्थान, उनका जन्म स्थान मेड़ता, जहां उनकी शादी हुई चित्तौड़गढ़, जहां उन्होंने भक्ति की वृंदावन, और महापरिनिर्वाण जहां उनका हुआ द्वारिका, इन चारों जहां वो ईश्वर में एकाकार हुई, उन चारों स्थानों पर बड़े कार्यक्रम करने मीरा की स्मृति में ऐसा निश्चय हुआ था। 3 स्थान पर कार्यक्रम हो चुके हैं और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इनके संज्ञान में है कि चित्तौड़गढ़ में आगामी 21, 22, 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। डॉक्टर, जहाँ तक स्मारक का विषय है, स्मारक बनाने का ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी वर्तमान में मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। वैकल्पिक मार्ग को लेकर के जिला कलेक्टर ने एक पत्र लिखा है, माननीय सदस्य ने भी पत्र लिखा है। हमने राज्य सरकार से उस पत्र के आधार पर वापस एक बार अपनी तरफ से एक सजेस्टिव डीपीआर बनाने के लिए आग्रह किया है कि वो भेजें। उसके बाद में ऐसा जो है हमारा मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप हम उस पर विचार कर आगे जो है कोई भी निर्णय कर पाएंगे। अभी तक जो है वो बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में, इस पर अभी कुछ भी किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती। ओके। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक जन सुनवाई करेगी। चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों के लिए सोमवार को काफी महत्वपूर्ण दिन रहा। सोमवार को चित्तौड़गढ़ में न केवल राजस्थान बल्कि कर्नाटक के राज्यपाल पहुंचे एवं दोनों राज्यपाल ने अलग अलग समय में दुर्ग का भ्रमण किया और जब तक यह दोनों राज्यपाल चित्तौड़गढ़ में रहे तब तक अधिकारियों की सांसें मानो नियंत्रण में नहीं रही और जैसे तैसे उनकी सांसें भी फूलती दिखाई दी और सभी अधिकारी दुआ करने में लगे रहे कि राज्यपाल की यह यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए और आखिरकार ऐसा ही हुआ। दोनों राज्यपाल की यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। राजस्थान के राज्यपाल ने सांवले जी के दर्शन भी किए, जिसके पश्चात उन्होंने दुर्ग का भ्रमण किया, सर्किट हाउस में कुछ देर विश्राम किया और चित्तौड़गढ़ के इतिहास में पहली बार किसी राज्यपाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली और अधिकारियों से संवाद स्थापित किया। इस भ्रमण के दौरान खास कुछ बातें देखने को मिली। महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, जो कि मूल रूप से राजस्थान के हैं और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, हालांकि वह महाराष्ट्र के लेकिन राजस्थान के राज्यपाल के पद पर नियुक्त है, लेकिन उनसे मुलाकात करने के लिए चित्तौड़गढ़ में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा। एक खास बात यह भी रही कि दोनों राज्यपाल का दुर्ग का भ्रमण होने के बावजूद जो अन्य पर्यटक है, अन्य लोग हैं, उनको दुर्ग पर आने जाने के लिए रोक नहीं लगाई गई, जिससे पर्यटकों के साथ साथ अन्य लोगों को भी राहत मिली। हालांकि प्रोटोकॉल के लिए कुछ देर के लिए यातायात जाम करना पड़ा और यह आवश्यक भी था। चित्तौड़गढ़ नगर में जहां तक आवारा मवेशी परेशानी का कारण बने हुए और यह आवारा मवेशी कहीं राज्यपाल के काफिले में प्रवेश न कर जाएं, इसके लिए लगभग 2 दर्जन से अधिक नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों को जहां तक हाथों में लाठियां लेकर लेस कर उनको तैनात किया गया, जो कि इस बात पर ध्यान रखते रहे कि कोई भी आवारा जो मवेशी है इस वाहनों के काफिले में प्रवेश न कर जाए। चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन के लिए सोमवार का दिन काफी अधिक महत्वपूर्ण रहा एवं पूरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। सबसे पहले कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण करने के लिए पहुंचे एवं दुर्ग का भ्रमण करने के बाद वह प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने इस दौरान दुर्ग के ऐतिहासिक महत्व की प्रशंसा की। कर्नाटक के राज्यपाल दुर्ग पर पहुंचते ही सबसे पहले व्यू पॉइंट पर गए एवं व्यू पॉइंट को उन्होंने निहारा एवं वहां से उन्होंने चित्तौड़गढ़ के बारे में जानकारी ली, जिसके पश्चात कर्नाटक के राज्यपाल यहां से गोल्फ
कार्ट में सवार होकर दुर्ग भ्रमण के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने दुर्ग पर मौजूद न केवल प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों बल्कि अन्य लोगों से भी काफ़ी आत्मीयता से मुलाकात की एवं कई लोगों ने उन्हें गुलदस्ते, बुक्के एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए। कर्नाटक के राज्यपाल ने दुर्ग भ्रमण के दौरान यहाँ के स्थापत्य और शिल्प कला को देखकर काफ़ी अधिक वह अभिभूत हो उठे और विस्तार से विभिन्न स्मारकों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने त्याग और शौर्य के प्रतीक विजय स्तंभ को तकनीकी का अद्भुत उदाहरण बताया। कुंभा महल के भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने दुर्ग पर निवास करने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी ली। इस पर उन्हें बताया गया कि वर्तमान में लगभग 5,000 लोग अभी भी दुर्ग पर निवास कर रहे हैं। इस पर राज्यपाल ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इतने वर्षों बाद भी दुर्ग पर कई लोग निवास कर रहे हैं। हालांकि उन्हें बताया कि कई तरह की परेशानियों के कारण दुर्ग पर रहने वाले कई लोगों ने अब अपने घर दुर्ग के नीचे बना लिए हैं। राज्यपाल गहलोत ने इस दौरान दुर्ग पर फतेह प्रकाश, कुंभ श्याम मंदिर, पद्मिनी महल का भी भ्रमण किया और कालिका माता मंदिर में सब परिवार दर्शन किए। यात्रा के दौरान राज्यपाल के साथ आए कई अधिकारी, कर्मचारी आदि भी मौजूद थे और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। दीवाने आम लोगों की सभा होती थी। दीवाने आम का मतलब थोड़ा आराम से आइए। आम लोग है ना, वो मीटिंग करते थे और आम है ना। हाँ, ये दीवाने आम तो मुगल राजा ने बनाया था। ये बप्पा रावल से लेकर उदय सिंह जी तक यहाँ रहे थे, तो मुगलों ने यहाँ पे कोई कुछ बनाया नहीं है। हाँ, 3 बड़े बड़े आक्रमण हुए हैं। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आए थे, 1536 में बहादुर शाह आए थे और 1567 में अकबर आए थे। तीनों ही बार हम किला हार गए थे। पानी की कभी समस्या नहीं रही है सर। 35,000 लोग जो किले के अंदर। राजा कौन थे? रतन सिंह जी थे, 1303 में पद्मिनी के जोर किया था। दूसरी बार राणा संग्राम सिंह की तो खानवा के युद्ध में लड़ाई बाबर से होती 1527 में, उस वक्त वो हार जाता है। और तीसरी बार हाँ, ये छोटा वाला मीरा मंदिर है सर, और ये कुंभ श्याम मंदिर है। 12वीं शताब्दी का है और वो 15वीं शताब्दी का है। 113 मंदिर किले के अंदर बनवाए गए थे। 84 कुंभ तालाब। पानी की समस्या नहीं अभी रही। किले में कितने लोग रहते हैं? अभी 5। अच्छा, तुम बिना पता के आए थे क्या? हाँ मालूम, मेरे साथ नहीं आए, मेरे हिसाब से भी नहीं आए। पर मध्य प्रकाश कम बाकी गाड़ियाँ तो आप लोग गाड़ियों में आ जाओ भाई, जो बाकी गाड़ियों में आ जाओ। गाड़ियों में आओ, गाड़ियों में इनको भाई कार चली नहीं पाएगी। गाड़ियों में आ जाओ कुछ लोग। कर्नाटक के राज्यपाल एवं बाद में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दुर्ग भ्रमण करने के दौरान एक खास बात यह रही कि दोनों ही राज्यपाल जब अलग अलग समय दुर्ग पर मौजूद थे तो दुर्ग पर बाहर से आने वाले पर्यटकों एवं अन्य लोगों को दुर्ग जाने से नहीं रोका गया, जबकि कई ऑटो रिक्शा
संचालकों को इस बात की आशंका थी कि जब तक राज्यपाल दुर्ग पर मौजूद रहेंगे तब तक आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करने से पर्यटकों ने एवं अन्य लोगों ने भी काफ़ी अधिक राहत की सांस ली और इसे एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि जो भी जनप्रतिनिधि या अन्य बड़े नेता आदि आते हैं उनके लिए अन्य लोगों को कम से कम परेशानी हो, इस बात के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। और आखिरकार सोमवार को प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसा ही किया गया। दुर्ग भ्रमण करने के बाद राज्यपाल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए, जिनका काफिला नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। हालांकि इस दौरान प्रोटोकॉल को देखते हुए कुछ देर के लिए रास्ता बंद कर दिया गया, लेकिन लोगों ने इसे अनावश्यक नहीं लिया क्योंकि राज्यपाल एवं ऐसे अन्य बड़ी जनप्रतिनिधियों के साथ जो संवैधानिक पद पर मौजूद है उनके लिए इस तरह का कदम उठाना आवश्यक भी हो जाता है। इधर कर्नाटक के राज्यपाल के जाने के बाद राजस्थान के राज्यपाल दुर्ग का भ्रमण करने के लिए पहुंचे। दुर्ग का भ्रमण करने के पश्चात वह सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में पहुंचने के दौरान उन्होंने कुछ देर यहां विश्राम किया। राज्यपाल के सर्किट हाउस पहुंचते ही सर्किट हाउस का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया एवं किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान सर्किट हाउस के अंदर एवं बाहर सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए गए थे। राज्यपाल बनने के साथ ही हरि भाऊ बागड़े पहली बार चित्तौड़गढ़ आए एवं इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली, जहाँ की जिला कलेक्टर के साथ ही पुलिस अधीक्षक एएसपी आदि उनकी अगवानी करने के लिए मौजूद थे। इस बैठक को संवाद का नाम दिया गया। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में यह पहला मौका था जबकि किसी भी राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ कोई बैठक ली हो। हालांकि बताया गया कि अन्य राज्यों में इस तरह राज्यपाल बैठकें लेते रहते हैं, लेकिन कम से कम चित्तौड़गढ़ में अधिकारियों की बैठक लिए जाने से गत कुछ दिनों से अधिकारियों की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी और सभी ये दुआ कर रहे थे कि सब कुछ कुशल तरीके से संपन्न हो जाए और किसी पर भी गाज नहीं गिरे। और ऐसा ही हुआ कि दोनों राज्यपाल का दौरा शांतिपूर्ण तरीके से न केवल संपन्न हुआ बल्कि दोनों ही राज्यपाल ने अपनी चित्तौड़गढ़ की यात्रा के दौरान काफ़ी अधिक आत्मीयता का परिचय भी दिया और उनका व्यवहार एवं सद्भाव जो उन्होंने लोगों के साथ रखा और बताया उसने सभी का दिल जीत लिया। महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में फूलों से आकर्षक सजावट भी की गई और बड़ी संख्या में गमले नगर परिषद द्वारा किराए पर लिए जाकर कलेक्ट्रेट परिसर में जहां तहां रखे गए एवं जहां बैठक आयोजित की गई उस स्थान को भी आकर्षक फूलों से सजावट की गई। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेने से पहले उन्होंने दुर्ग का भ्रमण किया। इस दौरान नगर में जहां तहां आवारा मवेशियों को देखते हुए नगर परिषद द्वारा बड़ी संख्या में कई कर्मचारियों को हाथों में लाठियां लेकर तैनात किया गया ताकि राज्यपाल के काफिले में कोई भी आवारा मवेशी प्रवेश न कर जाए। यह बात अलग है कि आए दिन आवारा मवेशी लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। राज्यपाल ने इस दौरान सांवलिया सेठ के दर्शन भी किए एवं जहाँ की उन्हें सांवलिया सेठ की छवि भी भेंट की गई। उन्होंने सांवलिया सेठ के दर्शन करने के दौरान राजस्थान एवं देश में खुशहाली की कामना भी की और दर्शन करने के दौरान वह काफ़ी अधिक अभिभूत दिखाई दिए। सांवलिया जी से दर्शन करने के पश्चात राज्यपाल सीधे दुर्ग पहुँचे एवं दुर्ग पहुँचने पर उन्होंने दुर्ग स्थित विभिन्न स्मारकों के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने कुंभा महल, कुंभ श्याम मंदिर, पद्मनी महल, विजय स्तंभ सहित विभिन्न स्थलों का अवलोकन किया और दुर्ग से जुड़ी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की जानकारी लेते हुए इसे प्रेरणादायी बताया।
दुर्ग भ्रमण के दौरान उन्होंने पर्यटकों से भी संवाद किया। इस दौरान जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ ही अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। राज्यपाल को सांवलिया मंदिर में पुलिस के जवानों द्वारा जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वहीं चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में बैठक संपन्न होने के पश्चात भी पुलिस द्वारा आकर्षक बैंड बाजों की ध्वनि से जहां उनका स्वागत किया गया, वहीं गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल ने अधिकारियों की जो बैठक ली, जो संवाद स्थापित किए, इस अवसर पर उन्होंने बैठक में स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों को स्थानीय तथा अन्य स्तर पर पर्याप्त मार्केटिंग करने के अधिकारिक प्रयास करने पर भी बल दिया। राणा सांग, हाँ सर, जिसके शरीर पर 80 घाव थे, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी। तो राणा सांग देखरेख करने के लिए सौंपा था उदय सिंह को। प्लान किया तो पन्ना धाई ने अपने बच्चे को उदय सिंह से एक्सचेंज किया। इस महल में वो घटना हुई। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में तेज गति से मोटरसाइकिल पर सवार एक 13 वर्षीय बालक एक कार को देखकर अपना नियंत्रण खो बैठा और कार से उसकी टक्कर होने के बाद वह लगभग 3 फीट उछल गया। लेकिन इसके बावजूद आश्चर्य की बात यह रही कि उसकी जान बाल बच गई, जिसमें कार चालक की काफी अधिक सूझबूझ रही। जैसे ही उसे देखा कि सामने से बहुत तेज गति से मोटरसाइकिल आ रही है, उसने अपनी कार के ब्रेक लगा दिए और तत्काल उसने उस बालक को कुछ कहने के स्थान पर चिकित्सालय पहुंचाने के लिए आसपास स्थित लोगों को कहा एवं बाद में परिवार को बुलाया गया। चित्तौड़गढ़ में किस तरह बड़ी संख्या में नाबालिग वाहन चला रहे हैं, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि इसके लिए अभिभावक भी जिम्मेदार हैं। कई निजी शिक्षण संस्थाओं के बाहर भी दुपहिया वाहन देखे जा सकते हैं, जहां की 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र जो कि अभी नाबालिग है, वह दुपहिया वाहन लेकर स्कूल आते हैं। ऐसी ही एक घटना नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में हुई, जहां की लगभग 13 वर्षीय बालक तेज गति से मोटरसाइकिल चलाते हुए जब आ रहा था तो सामने आ रही एक कार को देखकर वह अपना नियंत्रण खो बैठा। हालांकि उस समय कार की गति काफ़ी कम थी, जबकि मोटरसाइकिल की गति काफ़ी तेज होने की वजह से टक्कर लगने के बाद कार का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि मोटरसाइकिल को भी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इस दौरान कार चालक ने जहां सूझबूझ का परिचय दिया, वहीं बालक को कुछ भला बुरा कहने के स्थान पर उसे मामूली चोट लगी होने पर उसे तत्काल चिकित्सालय पहुंचाने के लिए लोगों को सहायता करने के लिए कहा। राजस्थान में ऐसे कई छात्र और छात्राएं हैं जो कि एमबीबीएस कर चुकी है और खास तौर पर जिन्होंने विदेशों से एमबीबीएस की है और सबसे कठिन जो परीक्षा होती है एफएमजी, वह भी पास कर चुके हैं। लेकिन गत 4-5 महीने से उन्हें इंटर्नशिप का अभी तक इंतजार है, जिसको लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ऐसे छात्र एवं छात्राओं ने जयपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इसमें चित्तौड़गढ़ जिले से भी कई छात्र एवं छात्राएं शामिल हुई एवं मेडिकल काउंसिल के वहां पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और मांग की कि उन्हें भी विभिन्न मेडिकल कॉलेज में सीटों का आवंटन किया जाए, क्योंकि 4 महीने से वह अपने घर बैठे हुए हैं और उनका कैरियर इसका दांव पर लगा हुआ है। जयपुर में एमबीबीएस करने वाले बड़ी संख्या में उन छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया जो कि विदेशों में एमबीबीएस कर चुके हैं और उन्होंने सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक एफएमजी भी उत्तीर्ण कर ली है। लेकिन लगभग 4-5 माह से वह इंटर्नशिप करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सीटें आवंटित नहीं हो पाई हैं। इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में चित्तौड़गढ़ जिले से भी ऐसे कई विद्यार्थी शामिल हुए। उन्होंने भी इस दौरान धरना दिया, प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उन्हें भी सीटें आवंटित कर दी जाएगी।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।